हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के जीवनी के कुछ अंश को समझने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व इतिहास के पटल पर महानतम शासकों में शुमार शख्सियत, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके हाथों में भाग्य की रेखा नहीं थी और तब उसने अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखी। बिना देर किए आइए उनके बारे में, उनके कुछ अनछुए पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस के अजैकियो शहर में हुआ था। यह शहर कोर्सिका द्वीप पर स्थित है। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। एक अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। उन्हें एक सैनिक अफसर बनने के लिए फ्रांस की सैन्य अकादमी में भर्ती किया गया। सैनिक स्कूल में शिक्षा के बाद उसने 1784 ईस्वी में तोपखाने से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए पेरिस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी प्रतिभा को देखकर फ्रांस के राजकीय तोपखाने में उसे सब लेफ्टिनेंट की नौकरी दे दी गई। उसे 2.5 शिलिंग का प्रतिदिन का वेतन मिला करता था, जिससे वह अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण करता था। यह कहीं न कहीं बचपन से ही उसकी उदार प्रवृत्ति को दर्शाता है और यह भी दिखाता है कि उसमें नवाबों वाले गुण बचपन से ही विद्यमान थे। खैर, उसके व्यक्तिगत गुण और साहस को देखकर फ्रांस के तत्कालीन प्रभावशाली नेताओं से उसके संबंध मजबूत होते चले गए। अब उसे आंतरिक सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। इसी बीच 9 मार्च 1796 को जोसेफाइन से उसका विवाह हुआ। नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन के निसंतान रहने पर ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुइस से दूसरा विवाह किया, जिससे उसे संतान की प्राप्ति हुई और उसका पिता बन पाना संभव हो पाया। आइए समझते हैं एक सैनिक के रूप में नेपोलियन के जीवन चरित्र को। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वह 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सार्डिनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए गया और अपने युद्ध कौशल से उसने सार्डिनिया को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सार्डिनिया का बहुत सारा क्षेत्र उसने जीता और फ्रांस को सौंप दिया। उदार तो वो बचपन से ही था, दानवीर भी था। खैर, नेपोलियन का अगला विजय अभियान ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके वहां के सम्राट कैंपो फोर्मियो को संधि की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना था। इसके बाद नेपोलियन ने टोलेंटेड की संधि पर पोप के हस्ताक्षर करवाकर फ्रांस की अधीनता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर आधिपत्य करने के लिए भेजा, लेकिन इंग्लिश चैनल के कंस्ट्रक्शन ने नेपोलियन को सपोर्ट नहीं किया। परिणाम स्वरूप युद्ध कौशल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह युद्ध भूमि में नहीं दर्शा पाया, जिसके कारण वह पराजित हुआ। खैर, फिर भी नेपोलियन ने मिस्र को विजित करके पूर्वी एशिया में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों को अपने अधीन करने का निश्चय किया और 1798 में 35,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ वह कूच कर गया। उसने रास्ते में पड़ने वाले माल्टा, पिरामिड, सिकंदरिया, नील नदी की संपूर्ण घाटी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वह भारत की ओर
बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि ब्रिटिश नौसेना की शक्ति के आगे उसको पराजित होना पड़ा। बाद में फ्रांस की भूमि पर लौटने पर उसने अपनी राजनीतिक कुशलता से नवीन कंसुलेट सरकार की स्थापना करके स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया। फ्रांसीसी जनता ने 15 दिसंबर 1799 को उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। 25 दिसंबर 1799 को उसने देश का नवीन संविधान लागू किया। 1804 ईस्वी को सीनेट ने अपने प्रस्ताव में नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट के रूप में स्वीकृति दे दी। शासक बनते ही नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, प्रशासनिक, सैन्य और न्याय प्रणाली में काफी सुधार किए, जो एक शासक के रूप में उसकी कुशलता का परिचायक है। उसने धार्मिक स्थितियों को भी बहुत हद तक बदलने की कोशिश की। जैसे धार्मिक स्थिति में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम नेपोलियन ने पादरियों के भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र को सुधारने, चर्च के विशेषाधिकार को समाप्त करने, अंधविश्वास की आड़ में जनता को मूर्ख बनाकर लूटने वाले पादरियों की तथा चर्च की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नवीन संविधान लागू किया। माना जाता है कि 1814 ईस्वी तक नेपोलियन ने सम्राट के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए, लेकिन लिपजिंग के युद्ध के पश्चात उसे फ्रांस के सम्राट का पद त्याग कर देश निकाला मिलने पर एल्बा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। वहां से फिर वह भागा और फ्रांस पहुंचा। उसने हार नहीं मानी। देशवासियों से उसने बात की और देशवासियों ने उसे पुनः सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। आइए समझते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कैसे हुई। काफी सारे इतिहासकारों के मध्य इस विषय को लेकर मतभेद हैं। आइए उन सब को समझने का प्रयास करते हैं। 1815 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की मिलीजुली सेना से वाटरलू के युद्ध में उसे घोर पराजय का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। 6 वर्षों का यातनामय जीवन बिताते हुए नेपोलियन ने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में यह लिखा था कि मुझे सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच दफनाया जाए, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उसकी मौत पेट के कैंसर की वजह से हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 वर्ष की अवस्था में उसकी साधारण मृत्यु हो गई। लेकिन 2001 ईस्वी में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के बाल का परीक्षण किया और पाया कि उसमें आर्सेनिक नामक जहर था। इससे यह माना गया कि संभवतः सेंट हेलेना के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस बात का भी खंडन कर दिया। उन्होंने कहा नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया गया था उसी ने उसे मार दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ इतिहास के नए पन्नों को खोलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।